डायन एपिसोड 39। अभिमन्यु प्रीति को घर ले आया था और दोनों को साथ देखकर आयुषी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। इधर अभिमन्यु ने दीनदयाल को सख्त हिदायत दी कि किसी भी तरह माँ को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो लोग प्रीति के घर में रहते हैं। अभिमन्यु को जब दीनदयाल से पता चला कि वो पीछा करने वाली मोपेड सरपंच के बेटे कुलदीप की थी, तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि मुजफ्फरपुर में हुए हमले के पीछे सरपंच का ही हाथ था। इधर दोपहर के 2 बज गए थे और प्रीति अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी हाथ में ट्रे लिए आयुषी प्रीति के कमरे में आई। ट्रे के ऊपर सूप का कटोरा और प्लेट में दाल चावल रखा था। आयुषी ने ट्रे को प्रीति के पास रखा, फिर उसे बिना कुछ देखे और कुछ कहे वहां से चल दी। प्रीति ने आयुषी के चेहरे पर तनाव देख लिया था और उसने फौरन कहा, अब तू मुझसे पूरी जिंदगी बात नहीं करेगी? आयुषी ने मुड़कर प्रीति को गुस्से के साथ देखा और करारा जवाब देते हुए कहा, मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती। प्रीति को आयुषी की कड़वाहट सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोली, बस आयुषी, बहुत हुआ तेरा नाटक। सुबह से तेरे मूड को झेल रही हूँ। सोचा अब तक तेरा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन तू तो सर पर ही सवार हो गई है। आयुषी ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, मेरे मूड से इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाइए, उन्हीं के पास जाइए जिनकी बाहों में आप झूल रही थी। प्रीति ने आयुषी को तीखी नजरों से देखा और झुंझलाकर बोली, क्या मतलब है तेरा? मैंने ये सब जानकर किया? आज तो तू बोल ही दे, तुझे किस बात से समस्या है? आयुषी गुस्से से प्रीति के पास आकर बोली, आपने मुझसे 1 बार नहीं 2 बार झूठ बोला है। प्रीति हैरानी से आयुषी को देख रही थी और उसने पूछा, मैंने तुमसे 2 बार झूठ कब बोला? आयुषी ने प्रीति को उस रात वाली घटना की याद दिलाई जब घर की रोशनी गई थी और उसने अभिमन्यु और प्रीति को एक साथ किचन में देखा था। प्रीति अभिमन्यु को खाने का डिब्बा दे रही थी और उनके हाथ एक दूसरे को छू रहे थे। आयुषी ने कहा, मैंने आपसे पूछा भी था, कोई आया था क्या? और आपने साफ मना कर दिया था। ये था पहला झूठ। प्रीति को वो घटना याद आ गई जब अभिमन्यु उससे दीनदयाल के लिए खाना मांगने आया था और तभी लाइट भी चली गई थी। उस समय क्योंकि आयुषी सो रही थी, इसलिए उसने उसे बताना जरूरी नहीं समझा था। प्रीति ने आयुषी को अपने मन की बात बताकर गलतफहमी दूर करी और पूछा, और दूसरा झूठ कब बोला मैंने? आयुषी ने कहा, आप मुजफ्फरपुर गई थी, वहां तक सच था। फिर जब इतनी देर हो गई और आप आई नहीं, तो मैं और दीनदयाल आप दोनों को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तब पता चला कि मुजफ्फरपुर में आप अभिमन्यु का पीछा कर रही थी। प्रीति ये सुनकर चौंक गई। अब उसने आयुषी को सब सच बताया कि वो एक अपाहिज बच्चे को पुरानी किताबें देने मुजफ्फरपुर गई थी, जो बेचारा कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर पहुंची तो वहां उसे अभिमन्यु दिखा और उसके पीछे एक अनजान आदमी जो पिस्तौल लिए उसका पीछा कर रहा था। आयुषी को पता चला कि प्रीति ने अभिमन्यु को आगाह करने के लिए उसका पीछा किया था और बाद में वो खुद ही फंस गई थी। अब प्रीति ने आयुषी को पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने अभिमन्यु की जान बचाई और अभिमन्यु ने उसकी। आयुषी को अब सब समझ आ गया। उसे अंदर से थोड़ा गिल्ट का एहसास हुआ और वो प्रीति को लिपटकर रोने लगी। आयुषी सुबक कर रोए जा रही थी और बोली, जी मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचा आप दोनों के बारे में।
और मैंने भी आपसे कुछ झूठ बोला है। प्रीति ये सुनकर दंग रह गई और उसने आयुषी को अपने सामने लाते हुए कहा, अब तूने क्या छिपाया है मुझसे? आयुषी ने प्रीति को लाल सिंह के घर की घटना बताई और ये भी बताया कि उस रात उसने प्रीति से झूठ बोला था कि वो अपनी सहेली श्वेता के घर जा रही थी। असल में वो अपनी सीनियर सूरज से मिलने गई थी, जो लाल सिंह का पोता है। सूरज को इम्प्रेस करने के लिए उसने लाल साड़ी पहनी थी, लेकिन उसी दौरान लाल सिंह, जो कि डायन के खौफ से लगभग अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और खुद को एक कमरे में बंद कर रखा था, एक लाल साड़ी वाली को देख उसे डायन समझ बैठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा था। हंगामा इतना बढ़ गया कि अभिमन्यु भी वहां आ पहुंचा और लाल सिंह के परिवार वाले भी। फिर आयुषी ने सबके सामने अपना सच कहा कि वो कोई डायन नहीं बल्कि सूरज से मिलने आई थी। अभिमन्यु ने किसी तरह मामला सुलझाया और आयुषी को घर लेकर आया। उसने आयुषी को प्रॉमिस किया था कि वो इसके बारे में प्रीति को कुछ नहीं कहेगा। प्रीति को पता चला कि अभिमन्यु ने कैसे लाल सिंह के परिवार वालों के सामने आयुषी को बेइज्जत होने से बचाया। प्रीति ने सोचा, अभिमन्यु ने इतना कुछ किया आयुषी के लिए। आयुषी जैसे प्रीति का मन पढ़ते हुए बोली, जी, इतना सब होने के बावजूद अभिमन्यु ने मुझे जलील होने से बचाया। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा। एक पल के लिए प्रीति के मन में अभिमन्यु का एक नया रूप सामने आया। प्रीति मुजफ्फरपुर में अभिमन्यु के साथ बिताए पलों में खो गई। उसे वो सारे पल याद आने लगे। अभिमन्यु का उसका हाथ पकड़ना, उसके बालों को सहलाना, प्रीति का उसके ऊपर गिरना और अभिमन्यु का प्रीति को अपनी बाहों में पकड़ना। प्रीति इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आयुषी क्या बोले जा रही है। आयुषी ने प्रीति के सामने चुटकी बजाई और प्रीति अपने ख्यालों से बाहर आई। आयुषी ने कहा, जी, आप सुन भी रही है जो मैं कह रही हूँ? प्रीति ने हिचकिचाहट भरी आवाज में कहा। बता, क्या बोल रही थी? आयुषी ने कहा, यही कि शायद हम अभिमन्यु के बारे में गलत सोच रहे हैं। प्रीति ने सख्ती से उसकी बात काटते हुए कहा, इतनी जल्दी तुम उसे कैसे अच्छा बोल सकती हो? झूठ बोला है उसने, तुम्हें बचाया वो ठीक था, लेकिन फिर सच भी तो बोल सकता था। क्यों मुझे इस बारे में अंधेरे में रखा? देखो आयुषी, कोई आदमी इतना जल्दी बदल जाए ये मैं मान नहीं सकती। आयुषी ने देखा कि प्रीति को अभिमन्यु पर गुस्सा आ रहा था। उसने फौरन टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो अब खाना खा लो, पहले से ठंडा हो चुका है। प्रीति ने कहा, साथ में खाएंगे, मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोनों बहनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और एक बार फिर से वो दो पक्की सहेलियां बन गई और हंसी मजाक करने लगी। आयुषी प्रीति को और खिलाना चाहती थी, लेकिन प्रीति को अब बहुत नींद आ रही थी। आयुषी ने प्रीति को दवाइयां दी और प्रीति दवाई खाकर सोने चली गई। आयुषी ने प्रीति को फिर धीरे से कहा, जी, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। प्रीति ने बंद आंखों से कहा, सूरज के बारे में? आयुषी ने कहा, नहीं जी। आयुषी थोड़ी हिचकिचा गई और प्रीति को देखने लगी। फिर कहा, जी, आपको पता है अभिमन्यु की माँ सरला देवी भी टपक पड़ी है यहाँ। तभी आयुषी का मोबाइल दूसरे कमरे में बजा। आयुषी उसे उठाने गई और उसे राहत मिली कि उसने प्रीति को सरला देवी के बारे में बता दिया। लेकिन प्रीति ने ये बात सुनी ही नहीं थी, क्योंकि तब तक प्रीति गहरी नींद सो चुकी थी।
वहीं गेस्ट रूम में सरला देवी दीनदयाल को अभिमन्यु के बचपन के किस्से सुना रही थी। दीनदयाल मजे लेकर सुन रहा था और अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसके दबंग अंदाज को मिट्टी में मिला रही थी। अभिमन्यु बार बार सरला देवी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सरला देवी उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। अभिमन्यु ने फिर थोड़ी सख्ती से कहा, अच्छा बस करो अम्मा, हमें केस पर अब थोड़ा काम करना है। आप सो जाना, हमें थोड़ी देर लगेगी। चलो दीनदयाल। सरला देवी ने रूखेपन से कहा, इतना मजा आ रहा था तेरी बातें करने में। अभिमन्यु बोला, आज रात और मजे ले लेना। सरला देवी ने ये सुनकर मुंह बना लिया। दीनदयाल उठा और बोला, चलते हैं मैडम जी, शाम को मिलेंगे। आपके लिए यहाँ के गोविंद स्वीट से बढ़िया समोसे लेकर आऊंगा। सरला देवी समोसे के नाम से खुश हो गई और आराम से पलंग पर लेट गई। अभिमन्यु ने कुछ सोचा और फिर कहा, दीनदयाल, तुम यहीं अम्मा के पास रुको, मैं पुलिस चौकी जाकर आता हूँ। सरला देवी ये सुनकर खुश हो गई। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा और कहा, खबरदार अम्मा, अगर मेरे बारे में और कोई किस्से सुनाए तो मैं बात नहीं करूँगा आपसे। सरला देवी बोली, ठीक है बेटा, कोई और बात कर लूंगी, तू फिक्र मत कर। अभिमन्यु ने दीनदयाल को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी है, उन्हें प्रीति के घर के आसपास भी मत भटकने देना, समझे? दीनदयाल समझ गया और उसने अभिमन्यु को भरोसा दिलाया कि वो अम्मा को संभाल लेगा। अभिमन्यु पुलिस चौकी के लिए निकल गया। पुलिस चौकी में टीआई दशरथ पहले से मौजूद थे। दशरथ ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनके कलेजे को ठंडक पहुंची। उन्होंने अभिमन्यु को गले लगा लिया और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम एकदम ठीक हो। अभिमन्यु ने दशरथ को देखा और मुस्कुराकर कहा, सर, मैं आपका दबंग इंस्पेक्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। दशरथ को ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई। अभिमन्यु ने कहा, सर, मुझे पूरा यकीन है कि मुजफ्फरपुर में मेरे ऊपर हमला कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी उस सरपंच की। दशरथ ये सुनकर दंग रह गए और अभिमन्यु को बताया कि उन्होंने भी सरपंच से इस बारे में पूछा था। सरपंच ने बताया था कि उसने अपने बेटे कुलदीप को तुम्हारा पीछा करने के लिए जानबूझकर भेजा था। अभिमन्यु ये सुनकर चौंक गया और पूछा, लेकिन क्यों? दशरथ ने उसे गांव वालों का किस्सा सुनाया कि वो कैसे दिमाग से पैदल है और उनका गुस्सा इतना खतरनाक है कि वो उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते थे। अभिमन्यु को ये बात कुछ जमी नहीं और वो बोला, तो मेरी हिफाजत के लिए कुलदीप को पीछे भेजा था? मैं ये मान नहीं सकता। दशरथ ने हैरत से कहा, लेकिन तुम्हें मारकर सरपंच को क्या मिलेगा? अभिमन्यु ने कहा, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा राज है सरपंच का जो वो नहीं चाहता मुझे पता चले। दशरथ के पास अभिमन्यु के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सरपंच अभिमन्यु को क्यों मारना चाहेगा। तभी पुलिस चौकी में एक आवाज गूंजी, दशरथ जी, कैसे हैं आप? दशरथ पीछे मुड़े और सामने देखा तो सरपंच कुलदीप के साथ आए हुए थे और उनके साथ मोतीराम की बीवी थी। दशरथ उनको देखकर दंग रह गया। अब क्या होगा जब सरपंच और अभिमन्यु का आमना सामना होगा? सरपंच मोतीराम की बीवी को पुलिस चौकी क्यों लेकर आए हैं? क्या अभिमन्यु सरपंच के नापाक इरादों का पर्दाफाश कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।